हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग लेकर आ गए आप लोगों के लिए ईथर जो चल रहा था। ईथर का नेक्स्ट लेक्चर, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, यानी कि ईथर के भौतिक गुण के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ईथर फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि भौतिक गुण। अब समझो बात को, देखो हम लोगों ने अल्कोहल में दो प्रकार के भौतिक गुण पढ़े थे। एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल यानी कि क्वथनांक, अल्कोहल का क्वथनांक पढ़ा था, और अल्कोहल की वाटर में यानी कि जल में किस प्रकार के गुणनशील है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट ऑफ अल्कोहल की बात करी थी। वही इसमें पढ़ना है हमें, वही क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर की बात करते हैं, यानी कि ईथर का क्या है, क्वथनांक की बात करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। ओके, चलो ईथर की पहले क्वथनांक का मतलब तो समझते हो ना, क्या होता है, ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड क्या बोलेगा, गैस की अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, यानी कि लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट और नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब समझे ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जब कोई लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, गैस की अवस्था में बदलने लगे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इन द टर्म ऑफ ईथर, अगर ईथर की बात करते हैं तो कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किससे, अल्कोहल से भी कम होता है। बताया था ना उस दिन कि अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो अल्कोहल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उच्च होता है, लेकिन ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा निम्न होता है। एक्चुअली देखो क्या होता है, किससे निम्न होता है, तो मैं जैसे यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर, तीन कंपाउंड बना रहा हूँ, यानी कि 5 कार्बन का मैं एल्केन लिख रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH2 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 और CH2 3। तो इसका नाम क्या, 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की इसकी बात कहूँ कि इसका अनुभार कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो देखो 5 से 12 60, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 8 9 3 12, यानी कि 12 60 72, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 72 हो गया इसका एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मैं इसके नेक्स्ट की बात करता हूँ, मैं ईथर की बात करता हूँ, ईथर में लेता हूँ इतने ही एटॉमिक मास का, CH3 CH2 OCH2 और CH3, 4 कार्बन 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 हो गए। 58 में 16 और जोड़ दो, 58 में 16 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 74 जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, ईथर है। कौन सा, एथॉक्सी एथेन। ये हमारा एथॉक्सी एथेन होता है, ईथर का है। इसमें 72 74 एक बना लेते हैं अल्कोहल का, 4 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 इसका भी 74 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इनकी बात करते हैं अणुभार की, यानी कि मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो 72 74 74 है। लेकिन देखो इनका यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है, अणुभार मतलब समान है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना अंतर हो जाएगा। अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा बना है, अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 390 केल्विन। अब ये ईथर ही क्या हमारा एल्केन है। जब भी ईथर और एल्केन की बात करते हैं, इनका लगभग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समान होता है, लेकिन तब भी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। इसका होता है 309 समथिंग, तो 309 केल्विन मान ले रहा हूं मैं। इसका होता है 300, इसका होता है 307 समथिंग 308 या 300.5 मान ले रहा हूं। कितना, 307.6 केल्विन। ये आप देखो, यानी कि देख रहे हो जिनका अणुभार लगभग समान है, लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, और ईथर का एल्केन से भी कम होता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्वेश्चन वगैरह जब तुम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह करोगे, तो आप कंपेरिजन करने पाएगा, कहीं इनमें से बॉइलिंग पॉइंट बताओ कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कितना होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करो, उस पर जो भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप अपना सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, एल्कोहल का, उसके बाद में एल्केन हैलाइड का, फिर एल्केन का, फिर ईथर का लिखना है तुम्हें, फिर ईथर का लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार के क्रम में तुम्हें एल्केन इसका क्या लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट को लिखोगे। ठीक, ये तो बात हुई थी बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई थी कि क्वथनांक किसका क्वथनांक ज्यादा हो, तो क्या कहेंगे, एल्कोहल का जो क्या कहेंगे इसमें, कहेंगे ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, यानी कि ईथर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन ऑफ अल्कोहल बिकॉज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। क्यों कम है, क्योंकि अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बंद पाया जाता है ना, तो जब हाइड्रोजन बंद पाया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट जो बात है हमारी वो किसकी, हमारी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि ईथर की पानी में कैसे घुलता है या नहीं घुलता है। तो अगर बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी लो होती है, एक्चुअली बात करेंगे तो कह देते हैं लो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी पार्सली बहुत ही कम घुलते हैं। लगभग अगर 100 ml पानी हो तो उसमें बड़ी मुश्किल से 4 से 5 ग्राम ही तुम्हारा जो ईथर होगा तो घुल जाएगा। अगर 10 ग्राम ईथर के आसपास होगा तो ईथर की क्वांटिटी उसमें घुलेगी ही नहीं, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जबकि पता है ईथर भी पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा बनाता है। कैसे बनाता है, देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ROR, ये तो क्या हमारा ईथर है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास हमेशा होते हैं 2 लॉन पेयर होते हैं। कितने लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, 2 लॉन पेयर होते हैं हमारे, ठीक। तो ये 2 लॉन पेयर की वजह से पता है 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपस में जुड़ने की क्षमता रखता है। तो ये 2 वाटर के साथ में 1 2 3, तो एक ईथर 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा घुल जाते हैं, वरना हाइड्रोकार्बन तो पानी में घुलते ही नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ऑयल एंड वाटर कैसे सेपरेट करते हैं, तो सेपरेशन फनल का यूज़ किया था ना मैंने। तो सेपरेशन फनल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को वाटर से ऑयल को अलग कर लेते हैं। क्यों, उसी प्रकार से ईथर, जब ऑयल पानी में नहीं घुल रहा है वो भी हाइड्रोकार्बन है, उसी प्रकार से ईथर भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी ना के बराबर बहुत ही कम घुलते हैं, इसलिए इनको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, अगर बात करते हैं ईथर की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में बात करते हैं। तो इसमें क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि जो COO, जो ईथर में CO और बॉन्ड होता है उसको कैसे तोड़ते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में हमें जो सबसे पहला भाग पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि कैसे जो ईथर क्या होता है हमारा, ROR होता है ना, ROR। तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, चाहे इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो, मतलब हमें क्या करना है, कार्बन और जो ऑक्सीजन के मध्य बंध होता है उस बंध को तोड़ करके हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं CO बॉन्ड की रिएक्शन जो होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विद हैलोजेनिक एसिड, यानी कि हैलोजेनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शन विद हैलोजेनिक एसिड, ये पॉइंट, ये जो पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, JEE मेंस के लिए और 12th के लिए तो है ही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो सबसे मोस्ट पावरफुल नीट के लिए, खास करके नीट में तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है नीट का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें अब क्यों है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं हमारी, इसको समझो एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं ईथर की। जब हैलोजेनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है, हमारा ईथर क्या है, इसमें लिखा R-CH2O-CH2R। जैसे मैं हैलोजेनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराऊंगा HX, तो क्या बनना चाहिए, देखो बात को समझो, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, H + X- होता ही है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ तो दोनों तरफ मैंने सिमेट्रिकल क्या लिए, सिमेट्रिकल ईथर लेके रखा है। दोनों तरफ कार्बन की संख्या मतलब समान मानी जाएगी उस कंडीशन के लिए। उस कंडीशन से जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड किधर भी एक तरफ को तोड़ दो, मैंने मान लिया इसका तोड़ते ही ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, ज़्यादा होती है ना। और जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उल्टे चार्ज को आप इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, देखो R-CH2, CH2 पे कौन लगेगा, X वाला लगेगा ना, माइनस वाला लगेगा इसमें, और ये H कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, इस माइनस के पास जाएगा, तो R-CH2OH मिल जाएगा ना। क्या बन जाएगा हमारा, R-CH2OH बन जाएगा।
अब देखो क्या बना, एक तो एल्किल हैलाइड बन गया और एक क्या बन गया, एल्कोहल बना दिया। अच्छा मैं एल्कोहल की फिर से रिएक्शन HX के साथ करा दूंगा तो क्या बनना चाहिए, देखो जरा, R2OH प्लस HX। कुछ याद होगा, ल्यूकास रिजेंट ZnCl2 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या हुआ था, HOH के साथ निकल गया था, X यहाँ जोड़ा था ना, तो क्या बन गया हमारा RH2H प्लस H। यानी कि अगर बात करते हैं ईथर की रिएक्शन, हम लोग एल्किल हाइड्रोजनिक अम्ल यानी कि HX के साथ रिएक्शन कराते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोहल मिलता है। लेकिन अगर वही एल्कोहल की अभिक्रिया मैं फिर से HX के साथ करा दूं तो क्या होता है, हमें फिर से एल्किल हैलाइड मिल जाता है, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये तो बात तब के लिए थी जब यहाँ पे क्या है हमारा सिमेट्रिकल ईथर है, मतलब दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या क्या है हमारी समान होती है, तो उस कंडीशन के लिए ये है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म काम करती है ये SN2 मैकेनिज्म बिहेव करती है। यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म है, याद रखना किस मैकेनिज्म पे वर्क हो रही है, ये वाली सारी रिएक्शन हमारी SN2 मैकेनिज्म के ऊपर हमारी सारी रिएक्शन काम कर रही है। अभी हम अब चलते हैं थोड़ा दूर की तरफ, कहाँ चलते हैं, अब अनसिमेट्रिकल कर लिया, कैसे लिया मैंने, RCH2OR, मतलब अब क्या है दोनों तरफ, अब क्या है दोनों तरफ मैं R अकेला भी लिख दूँ तो यहाँ पे तो एक कार्बन ज़्यादा है कि नहीं है, एक कार्बन तो ज़्यादा है, इधर R है, यानी कि अब देखो हमें इसमें देख लेंगे किस तरफ कार्बन की संख्या ज़्यादा है, बस मेरे अकॉर्डिंगली। देखो अब मेरी भाषा में समझना, पेपर में एक किताब में कुछ और होगा, लेकिन मैं तुम्हें इजी वे में बताता हूँ, मेरा काम ही है मैजिक, यानी कि तुमको सरल भाषा में समझाना है, मुझे और कुछ नहीं है, ठीक है, पेपर में जिससे तुम्हारे का आंसर सही होना चाहिए, रीजन भी दूंगा। ये बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, चलो यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ना है, किधर का टूटेगा, तो अब याद रखना इसमें पता क्या रखना, जब भी क्या हो तुम्हारे ये अलग अलग वाला हो तो पता क्या करना, याद रखना कि सब दोस्तों को मत बता देना, और बताना तो वीडियो भेज देना, वीडियो शेयर कर देना, ठीक है ना, तब हम लोग को बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूल जाना, ठीक। तो क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, मतलब जिधर कम है ऑक्सीजन, जिधर सॉरी कार्बन की संख्या कम है उधर कार्बन पर क्या करना है, प्लस दे देना है, और ऑक्सीजन को ज़्यादा कार्बन की तरफ भेज देना, ऑक्सीजन को क्या कर देना, ज़्यादा कार्बन की तरफ भेज देना, ठीक है, अपना अकेले निकल जाएगा। तो क्या होगा, R के साथ में X और ई जाएगा इधर, तो क्या बनेगा देखो, ये याद रखना बिल्कुल, ज्यादा कार्बन जिधर है उधर O पे माइनस, उधर ऑक्सीजन दे दो, और कम कार्बन तरफ क्या दोगे, हाइड्रोजन दे देना है, ठीक। अब ये होता क्यों है, एक्चुअली क्या करता है यहाँ पर, ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये तुमने सुना होगा प्लस आई प्रभाव, ये क्या करता है, खींचता है, ये क्या करता है, खींचता है, तो ये प्लस आई प्रभाव की वजह से ऑक्सीजन को अपनी तरफ बांध के रखता है, ये कहता है भाई मत निकल, मेरा क्या होगा, तू तो निकल जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ रह तू, मेरी ताकत है तू। ये क्या करता है, इस आर जो लिखी है इधर कार्बन की संख्या लिखी, इस ऑक्सीजन से कहता है तू मेरी ताकत है, तू मेरे साथ भागे जा रहा है, मेरा क्या होगा, इसलिए क्या करता है इसके साथ, यानी कि क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं, प्लस आई प्रभाव लगा होता है इन पे, प्लस आई प्रभाव की वजह से इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ बांध के रखता है, और बांध के रखेगा तो इस ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नहीं टूटने देगा, इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अच्छा तो ये तो बात यहीं तक हो गई खत्म, और देखते हैं क्या होगा फिनॉल के टर्म में, क्या होगा, फिनॉल के टर्म में क्या होगा। अच्छा इसमें भी दो रिएक्शन इनको भी सबको समझेंगे, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इनके जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट में एक एक करके समझाऊंगा तुम्हें, और अगर रही तो बात मैकेनिज्म की तो मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा, अगर तुम्हें मैकेनिज्म चाहिए इसकी तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं मैकेनिज्म भी आप लोग को इसकी दे दूंगा, ओके ना। चलो देखो एल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही हम लोग क्या कराएंगे, HX के साथ कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, ये तो वही प्लस माइनस, ठीक। देखो ये हम पता है ये वाला बॉन्ड तो टूटता नहीं है, ये तो टूटना नहीं, क्योंकि ये टूटेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा और फाइनल कार्बोकेटायन बनाता नहीं, तो यहाँ तो गड़बड़ मामला है, ये तो टूटने से रहा। अब कौन है, ये OH वाला है, ये बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस और O पे माइनस आएगा, ठीक है ना, और जैसे ही O पे माइनस आएगा तो मोर स्टेबल हो जाता है, बताया था ना फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये मोर स्टेबल होता है,
ये रेजोनेंस बहुत तेज़ी से करता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन पे फ्री हो गया, बहुत तेज़ी से इसमें रोटेशन करता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, इस एक्स यहाँ पे माइनस, देखो एक लिखा होगा, ऊपर माइनस आएगा तुम्हारा, ये पे ऊपर माइनस आ गया तुम्हारा एच एक्स नहीं, एक मिनट, फिनॉल 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 की रिएक्शन हम फिनॉल की क्यों कराएं, फिनॉल नहीं करना, फिनॉल से कराएंगे तो मतलब ही नहीं, फिनॉल तो फिनॉल थोड़ी, हम यहाँ पे एल्कोक्साइड आर लेंगे, क्या लेंगे आर। अब देखो जरा, ये हमारा ईथर की पढ़ रहा है, हम लोग फिनॉल की रिएक्शन थोड़ी ना पढ़ने जा रहे हैं ईथर, तो ये इस कंडीशन में, तो ओ पे आएगा माइनस और इधर आर पे क्या आ जाएगा प्लस, तो आर वाला ले लेगा माइनस को और ओ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एच आ जाएगा, ऐसे होना चाहिए ना, तो यही होगा, तो क्या बनेगा हमारा आर के साथ में एक्स और प्लस कर जाएगा हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि O पे माइनस आया तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना तो क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया था, इसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा फिनॉल प्लस एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब भी एरोमेटिक ईथर होगा तो फिनॉल बनेगा ही बनेगा, फिनॉल बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, या फिर एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये कंडीशन से एक प्रकार की जितनी मैं बताते जा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और हाँ मैं इसके क्वेश्चन भी एक तो मैं इसी के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, 100% कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ भूल मत जाना, नेक्स्ट जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए पेपर में खास करके, ठीक है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो अभी तक। चलो, इसी से रिलेटेड है तो इसको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है, वो आ, चलो इधर आओ, जितनी पॉसिबल कंडीशन होती है मैं सारी कंडीशन आप लोग को बता देता हूँ, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन तुम लोग की हो सकती है कि हाँ ये चीज़ है, थोड़ा ये हमारा। चलो अब देखो इसमें होना क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड कौन से टूटेगा, अभी मैंने बोला था बॉन्ड कौन से टूटना है, जिधर तरफ ज़्यादा कार्बन उधर तरफ ऑक्सीजन को रख लेते हैं, जिधर तरफ ज़्यादा कार्बन उधर ऑक्सीजन को रख लेते हैं, यही बोला था ना मैंने, होना क्या चाहिए था, एक मिनट जरा, ओके तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही एच एक्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारा, अगर मैं एच एक्स के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो होना क्या चाहिए, अभी मैंने बोला था यहाँ पे जिधर तक ज़्यादा कार्बन उधर ऑक्सीजन, तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए था, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए था, है ना, लेकिन ये इसमें काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, तो देखो जरा, अभी मैं एक बात बोला था इसमें, क्या बोला था कि ईथर जब भी होगा तो फिनॉल बनेगा, एरोमेटिक ईथर जब भी होगा फिनॉल बनेगा, यही बोला था हर बार, एरोमेटिक ईथर होगा जब भी फिनॉल बनेगा, बनेगा फिनॉल यहीं पे भी, क्यों बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ये वाला टूटेगा, क्यों टूटेगा तो भी बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आता है, बेंजीन के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो माइनस चाहता है, और बेंजीन के ऊपर जब भी ऑक्सीजन जुड़ा हो माइनस चाहेगा, तो माइनस क्यों चाह रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस बहुत तेज़ी से करता है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, और जब ज़्यादा तो इधर पर माइनस आएगा, अगर मैं नहीं दे रहा था, मैंने बॉन्ड इसको नहीं तोड़ा था, अगर मैंने बॉन्ड इसको तोड़ दिया था तो देखो क्या हुआ, दो लोग बने, कौन कौन से लोग बने थे, एक इस कंडीशन में अभी बेंजीन बन गया, और पहली वाली कंडीशन में कौन बना था, फिनॉक्साइड आयन बना था, यानी कि दो लोग बने गए, कौन कौन, दो लोग बन रहे, अगर मैं ए वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ, ए वाला जो लाल रेड वाला है, रेड वाला टूटेगा तो ये बनेगा हमारा, ठीक, और अगर एक ब्लैक वाला तोड़ता तो कौन सा बनता है, ये तो बन गया फेनिल कार्बोकटायन, ये तो स्टेबल होता ही नहीं है, और दूसरी तरफ बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ये तो मोर स्टेबल होता है, जैसे क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ना कि बेंजीन और हेलोएल्कीन का जो मतलब होता है रेजोनेंस होता है वो स्टेबल नहीं होता है, एक्चुअली होता है, लेकिन कब देखो बेंजीन, अब देखो अब कंपेरिजन कर रहे हैं ना, अब कंपेरिजन कर रहे हैं तो देखो यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन गया, यहाँ पे बेंजीन है, मैं इसको भी हटा देता हूँ,
अब इसको बिठा दिया। अब मैंने कहा बेंजीन अकेला है, तो बेंजीन के कंपेरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O माइनस छोड़ा हुआ है, फिनॉक्साइड मिल रहा है, लॉन पेयर एक्स्ट्रा मिल गए, और लॉन पेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस तेजी से करेगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। हायर द रेजोनेंस हायर द स्टेबिलिटी, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। यानी कि जितने ज़्यादा अनुनाद संरचना बनती है उसकी उतनी ही अधिकतम उसकी स्थायित्वता बढ़ जाती है। अगर जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनाद संरचना बन रही है वह उतना ही अधिक स्टेबल होता है। बेंजीन की कितनी संरचना पढ़ते हैं रेजोनेंस की? 3, और फिनॉक्साइड की पढ़ते हैं 5। तो ऑब्वियसली इसी 5 संरचना है ना, तो 5 स्टेबल ज़्यादा होगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, बैड बॉन्ड। ये अब इसको तोड़ा तो देखो इस पर ऑक्सीजन पर माइनस है ना, और कार्बन पे प्लस, यहाँ पर कौन जुड़ेगा, एक्स। तो यही मैंने बात बोली थी कि अगर एरोमेटिक ईथर है तो फिनॉल बनेगा। गांठ बांध के रख लो इसको, तो ठीक है ना, एरोमेटिक ईथर तो फिनॉल बनेगा, गांठ बांध के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यही थोड़ा सा बात हुई थी, पलट गई ना, एक्चुअली पलटता है। अभी एक कंडीशन और रह गई थी, वो भी पलटेगा। चलो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राइमरी एल्केल हैलाइड, है ना, प्राइमरी ईथर पढ़ रहे थे, यानी 1 डिग्री ईथर पढ़ रहे थे। अब 3 डिग्री ईथर पे चलते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, इसका कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? अभी तो मैंने बोला था कि जिधर कार्बन ज़्यादा है उधर वाले के साथ ऑक्सीजन ले जाओ, यही बोला था। यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? यहाँ पर बनती है SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली देखो क्या होगा, मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, एक काम करूँगा, इसकी मैकेनिज्म मैं बता दूंगा तो और क्लियरली तुम लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी मैकेनिज्म पक्का दूंगा, और जो 2-3 रिएक्शन बचेंगी वो प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक्चुअली इसमें ऐसा प्लस ओपन माइनस, एक्चुअली पता क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है ना, SN1 मैकेनिज्म, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, कार्बोकैटायन 3 डिग्री। यहाँ तो देखो अगर भाई साहब ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, चांदी है, कैसे चांदी है, ये तो माइनस का है, इधर प्लस, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, हाइड्रोजन तो खुश हो जाएगा, आज मैं जाके आराम करूँगा बस मस्त 5 स्टार होटल पे। इसके लिए 5 स्टार होटल है, इसके लिए क्या है, 5 स्टार होटल है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री पटाख से आएगा, तुरंत जाके जुड़ जाएगा बहुत तेजी से। तो पहले स्टेप में देखो, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बस रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या एक्स कहाँ जब जाएगा, इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो क्या होगा देखो जरा, प्लस बना, प्लस कौन जुड़ गया, एक्स, और कौन जुड़ जाएगा, CH3O पे कौन जुड़ जाएगा, एक्स, कौन जुड़ गया, तो इस कंडीशन में क्या 3 डिग्री एल्केल हैलाइड प्लस क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल। यानी कि अगर 3 डिग्री कभी ईथर आ जाए तो 3 डिग्री ईथर के टर्म में हमेशा क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, तुम्हारी इतनी प्रकार की हैलोजेनिक एसिड, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, जब ईथर की रिएक्शन हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो ये पूरा, यानी कि पूरी चैप्टर की रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंतर्गत हो जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस बनते हैं इसमें, 5-6 केस बन गए, 5-6 केसेस के अकॉर्डिंगली क्या होती है, क्वेश्चंस बनते हैं इसके। इसीलिए क्या होती है, हमारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओके तो बाकी जो रिएक्शंस या इसकी मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई भी डाउट आया है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को 100% दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए, उसका मिलेगा ही मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, प्लस रिप्लाई तो मिलता ही मिलता है, उससे बेफिक्र रहिए आप लोग, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।